अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर ये है कि IMF का वो प्रोग्राम जिसके लिए पिछले कई महीनों से पापड़ बेले जा रहे थे, अब वो आ चुका है। एक्चुअली जायज़ा प्रोग्राम की कोशिशें कर रहा था पाकिस्तान 9वें और 10वें जायज़े के लिए, लेकिन अब ये स्टैंड बाय प्रोग्राम आया है। 3 अरब डॉलर इसकी मालियत है। 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मौसूल हो चुके हैं। गुज़श्ता अगर हम 48 घंटों की बात करें तो उसमें पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसमें 4.2 अरब डॉलर का इजाफ़ा हुआ है। जो दीगर मुआशी इशारिये हैं पाकिस्तान के वो भी बेहतर हुए हैं। डॉलर की कदर में आज कमी हुई है, रुपए की कदर बढ़ी है। और इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ख़िताब किया है कौम से, और इसके साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि अगस्त में निगरां हुकूमत आ जाएगी। यानी अब इलेक्शन का माहौल जो है वो गर्म होने जा रहा है, इलेक्शन का समा बनने जा रहा है। ये सवाल है। और लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि शायद ये भी हो सकता है कि जो निगरां हुकूमत पंजाब में चल रही है, KPK में चल रही है, वफाक में भी हम इस इम्कान को भी खारिज नहीं कर सकते हैं। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो इंतहाई अहम बात की है आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का शुक्रिया अदा किया कि ये उन्होंने इसके लिए काविशें की हैं और वो तहसीन के लायक हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमें अपनी टांगों पर खड़ा होना पड़ेगा और कशकोल को तोड़ना होगा। ये कशकोल तोड़ने वाली बात हम पहली बार नहीं सुन रहे, पिछली कई दहाइयों से सुन रहे हैं, लेकिन कशकोल आज तक टूटा नहीं है। खलीजी ममालिक से सरमायाकारी आएगी, वज़ीर आज़म ने कहा। सवाल ये भी है, सरमायाकारी माजी में भी आती रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिवायती ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, इस सरमायाकारी का रिलीफ, इसकी अफादियत पाकिस्तान के लोगों तक पहुँचने में रुकावट क्यों बन जाता है। इरशाद साहब, बात यह है कि डेवलपमेंट एक और भी है। गिलगित बल्तिस्तान में हाजी गुलबर PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के जो थे वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, उस पर भी हम आएंगे, इलेक्शन की भी बात करेंगे। लेकिन आप ये कशकोल तोड़ने वाली बात कब से सुन रहे हैं और आज तक कशकोल टूट नहीं सका, इसकी वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि वज़ीर आज़म का ख़िताब जो था उसमें 2-3 बातें बड़ी अहम थीं। कशकोल तोड़ने वाली बात भी अहम है, और ये शहबाज शरीफ साहब बड़े अरसे से ये कह रहे हैं। जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो यही कहा करते थे कि कर्ज़ की मै पीने से हम तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने जहाँ ये बताया, कौम को खुशखबरी दी कि सऊदी अरब, चीन, UAE की मदद से और आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब और जनाब इसहाक़ डार साहब की कदो काविश से हमें न सिर्फ ये है कि कर्ज़ मिला है, बल्कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए हैं। वहाँ उन्होंने ये भी कहा कि हम अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत को सौंप देंगे। अब ये टाइमिंग बड़ी अहम है कि जो ही हमें IMF का पैकेज मिलता है, रात को फ़ैसला होता है कि जी ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड मंजूरी देता है उस पैकेज की, दूसरे दिन वज़ीर आज़म आते हैं और वो ये ऐलान करते हैं 2 टोक अल्फाज में कि हम अगस्त में इक़्तिदार छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि कर्ज़ देने वालों या कर्ज़ लेने वालों को ये दिलाने वालों को ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि इस कर्ज़ की बुनियाद पर या इस पैकेज की बुनियाद पर हम इलेक्शन से इनहराफ नहीं करना चाहते और इक़्तिदार से चिमटे नहीं रहना चाहते, बल्कि हम इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि ये कशकोल हमें तोड़ना होगा, क्योंकि अगर कशकोल नहीं तोड़ेंगे तो सारी कदो कावज जो है वो सारी की सारी रायगां जाएगी। और तीसरी जो बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक तैयार हैं, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ सकती है। ये तीनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, और इस पर अब सवालात जो उठेंगे वो ये होंगे कि आप इक़्तिदार भी छोड़ देंगे, इलेक्शन भी हो जाएंगे वक्त पर, और इलेक्शन के बाद एक नई हुकूमत, मुंतखब हुकूमत भी आ जाएगी। लेकिन ये जो सरमायाकारी लाने का नुस्खा है
क्योंकि माजी में भी देखें, सिर्फ सी पैक को हम ले लें, 25-26 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है इस मुल्क में, लेकिन क्या आम आदमी का कोई मसला हल हुआ? कोई रोज़गार के मौके बढ़े? क्या महंगाई कम हुई? क्या हमारी तालीम और सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ? तालीम और सेहत की सहूलतें बढ़ीं? जवाब बिल्कुल इस बात में नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ऐसा हुआ है। इसका मतलब है वो 25-26 अरब डॉलर यहाँ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन गया, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने जो फ़ायदा उठाना था, रोज़गार के मौके पैदा करने थे, तालीम और सेहत के मंसूबे बनाने थे और हमने आगे बढ़ना था, वो इस बुनियाद पर हम हासिल नहीं कर सके कि हमारे यहाँ एक तो सुर्ख फीता जो है वो मामलात को इतना बिगाड़ देता है, ये मंसूबे इतनी ताख़ीर का शिकार होते हैं कि उनके जो मुस्बत असरात हैं वो ज़ाहिर ही नहीं हो पाते। अगर मिसाल के तौर पर 25-26 अरब डॉलर आते हैं और हम मंसूबे बर वक्त पाए तकमील को नहीं पहुँचाते तो पैसा तो आ गया, हमारा कर्ज़े में भी इजाफ़ा हो गया, लेकिन अगर वो मंसूबे चल पड़ें और हुकूमती और रियासती आमदनी में इजाफ़ा शुरू हो जाए तो उसके नतीजे में आम आदमी के लिए वसाइल बढ़ेंगे, सहूलतें देना आसान हो जाएगा, लेकिन वो पैसा आ जाता है, कर्ज़ा बढ़ जाता है और उसके नतायज और समरात जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये रूसी तेल की आप मिसाल ले लें। इरशाद साहब, जो आपने अभी बात की है जी, आपने जो भी बात की है, बड़ी शानदार मिसाल इसकी ये है कि रूसी तेल से मुतालिक आपने भी बात की। हमने देखा कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 महीने डिबेट होती रही हुकूमत और अपोजिशन के बीच के रूस 30% सस्ता तेल दे रहा था, फिर उस हुकूमत ने कोई उनसे डील की, तेल आ भी गया, लेकिन आपको मुझे आम लोगों को तेल उसी नर्ख पे मिल रहा है जो पहले से नर्ख तय हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इवन जो बाइक राइडर्स हैं, जो लोग सिर्फ बाइक पे निसार करते हैं, उनके लिए भी सब्सिडी की बात हुई थी, लेकिन उस पर भी अमल ना हो सका। अब जो आप बात कर रहे हैं, ये सब कुछ होता है, सरमायाकारी भी आ जाती है, लोगों के दिल नहीं बदलते हैं और हम मज़ीद मकरूज़ हो जाते हैं। आज अगर बात करूँ तो आलमी सतह पर मजमूई कर्जे जो पाकिस्तान के बढ़ गए हैं वो 920 खरब टोटल 920 खरब डॉलर तक हो चुके हैं। अब मसला ये है इरशाद साहब, एक बहुत ज़्यादा कंप्लेन सरमायाकारों की रहती है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये फैसिलिटेटर के बजाय रुकावट बन जाता है। आप समझते हैं ये बात दुरुस्त है? अगर रुकावट बनता है तो कैसे बनता है? नहीं, ये तो बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है। आप देखें, जो प्राइवेटाइजेशन जब हुई 90 के अशरे में, मियां नवाज शरीफ साहब ने उसमें तेज़ी लाया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका हमें एक फ़ायदा तो बहरहाल ये हुआ कि जब रियासत उन इदारों को चला रही थी तो रियासत का अच्छा खासा की दौलत जो है वो इन इदारों पर खर्च होती थी, जिस तरह अब PIA पर, रेलवे पर, स्टील मिल पर और कई इदारे हैं, उन पर हमें अरबों रुपए जो है लगाने पड़ते हैं उनको चलाने के लिए, खसारा पूरा करने के लिए। उससे तो हमें निजात मिल गई, लेकिन ये जो कहा गया था कि इन प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आएगा वो तामीर और तरक्की पर ख़र्च होगा, रोज़गार के मौके बनाने पर ख़र्च होगा, तालीम और सेहत के साथ, वो नहीं हुआ। वो पैसा आया और वो हमारी जो हुक्मरान अशराफी है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सफ़ेद हाथी हैं, उनकी नज़र हो गया। तो अब भी अगर ये हम अपने कौमी असासे जो हैं, हम अपनी ज़मीनें दे देते हैं लीज़ पर, हम अपने कौमी असासे दे देते हैं और उसका फ़ायदा अगर आम आदमी को नहीं पहुंचता और वही हुक्मरान अशराफिया के अल्ल तल्लों में ख़र्च हो जाता है, तो ये खसारे का सौदा है। क्योंकि हम अपने कौमी असासों से की जो है उससे भी 30 साल के लिए या 20 साल के या जितने अरसे के लिए हम देंगे, हाथ धो बैठेंगे और आम आदमी को फ़ायदा भी नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए जो भी पॉलिसी बने या बनाए हुकूमत, उसमें इस पहलू को आम आदमी की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखा जाए। मुस्लिम लीग नून के जी राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, हम आएंगे ज़रा इस पे भी, अगस्त में निगरान हुकूमत आ जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है, हम डिटेल गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि ये बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF का प्रोग्राम आने के बाद किया
अमेरिका के जो तर्जुमान हैं वो ये कहते हैं कि अमेरिका ने अपना किरदार अदा किया है इस पैकेज को दिलवाने के लिए। क्या इस सारे किरदार के दौरान ये भी शर्त थी कि पैकेज इस सूरत में आएगा कि आप इलेक्शन करवाएंगे और इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे और नया मैंडेट कौम जो है वो देगी और कोई नई जमात आएगी? क्या ये शर्त थी और ये ऐलान अब जाके क्यों हुआ? देखिए, कोई शर्त नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं कि इस हुकूमत की मुद्दत या असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त तक है। तो यकीनी तौर पे 13 अगस्त को अगर कोई असम्बली डिसॉल्व उससे पहले को करते हैं या नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर जो उनकी अख्तियार है, डिस्क्रिशनरी पावर है, ये खुद ब खुद असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। असम्बली खत्म होगी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ ये तो था एक, और उसका मुसलसल इजहार भी किया जाता रहा कि जिस तरह क्या सराहियाँ थी कि 12 को करेंगे, 11 को करेंगे, 10 को करेंगे, 8 को करेंगे, लेकिन ये तय था कि 13 से पहले पहले ये असम्बली जो है ख़त्म हो जाएगी, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो उसके साथ जो चल रही थी, ये काफ़ी देर से बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे थे कि जो शराइत थी वो पूरी हुई। फाइनली उन्होंने ये भी कहा कि कुछ डिपॉजिट आप अपने इंक्रीज करें, जिसमें थोड़ा सा इशू ये था कि वो 9 बिलियन की बात करते थे, हम 6 बिलियन की बात करते थे कि आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो वो 6 बिलियन को माने और 6 बिलियन भी आ गए, आपको पता है, $6 बिलियन तो उस मुमालिक ने दिए। मैं समझता हूँ ये उसको 2 से 2-4 करना ऐसी बात नहीं कि कोई उनकी शर्त थी या शर्त, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है और वो जार चलेगी। तो मैं खुद समझता हूँ कि ये इंतखाबात जो हैं वो 90 डेज में ही नहीं, 60 डेज में होने चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है जो मैंने पार्टी में अपना इजहार भी किया है कि बजाय हम 1-2 दिन पहले करके उसको 90 डेज पे ले जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें तो चाहिए जितनी जल्दी भी हम, क्योंकि इतनी मेहनत की है इकोनॉमी को उस क्राइसिस से, बहरान से निकालने में जिसमें डिफॉल्ट का खतरा था, और डिफॉल्ट से बचा के हम उस पे जगह पे ले गए जहाँ बेहतरी की तरफ सफर तय किया है हमारी इकोनॉमी ने, मईशत ने। तो अगर बेहतरी का सफर तय किया है तो उसके डिविडेंड भी हमें 1-2 महीने में नजर आएंगे। तो वो अगर 60 डेज में इलेक्शन होते हैं तो मेरा बेहतर है होने चाहिए बजाय 90 डेज के। राना साहब, ये मियाँ साहब की जो आज की तकरीर थी उसमें पंच लाइन जो थी वो ये थी कि अब कशकोल तोड़ना होगा, और कशकोल तोड़ने के लिए एक मंसूबे का तो उन्होंने ऐलान किया, वो जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है और उसमें 5-6 चीज़ें हैं शामिल हैं। लेकिन हमारा माजी का तजर्बा ये है कि हम जब भी बाहर से सरमायाकारी लाने की कोशिश करते हैं उसमें एक तो सुर्ख फीता बहुत बड़ी रुकावट बनता है, फिर हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो रुकावट बनती है, फिर तीसरा जो हमारा तसलसल नहीं है पॉलिसीज़ का वो रुकावट बनता है। तो अब आप ये काउंसिल बनाने के बाद और ये सारा कशकोल तोड़ने का ऐलान करने के बाद आप तो इंतखाबात में जा रहे हैं, आपको यकीन है कि अब हम उस ट्रैक पर हैं कि पॉलिसियों का तसलसल भी रहेगा, ब्यूरोक्रेसी रुकावटें भी नहीं डालेगी, और वो जो पैसा बाहर से सरमायाकारी आएगी उसका आम आदमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा? पहले की तरह ये अशराफिया के अल्लू में, ब्यूरोक्रेसी के अल्लू में खर्च नहीं हो जाएंगे? देखिए अरशाद साहब, मैं एक बात बताऊं कि आपकी जो कमेंट्स हैं मैं समझता हूँ 100% दुरुस्त हैं कि हमारे यहाँ मसला ये है कि जो आपने सुर्ख फीते की बात की, रेड टेपिज्म की, या एक हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो चैनल है, इसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जब 90 में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जैसे ये पाकिस्तान की मईशत खुली और मईशत को आगे बढ़ी। और मैं समझता हूँ कि वो सारे रिफॉर्म्स जो सारे हमारे प्लान होते हैं हुकूमतों के, वो रेड टेपिज्म के नजर हो जाते हैं। जब तक ये नहीं होगा, उस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने 1 विंडो ऑपरेशन भी शुरू किया, ग्रीन चैनल भी एयरपोर्ट पे शुरू किए, तो बहुत सारे हमने मामला शुरू किए, जैसे चीजें बेहतरी की नजर भी आई और बेहतर हुई भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आप बात कर रहे हैं वो एक विशेष सर्कल वही खड़े आ जाते हैं, हमें वही उसमें आर्मी को भी इन्वॉल्व करना पड़ा, और फिर
ये इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की जो बात आप काउंसिल की करते हैं जी उसकी भी कोई कर ली कि फैसिलिटेशन किस चीज की फैसिलिटेट करेंगे जी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। जी तो मैं समझता हूँ ये मैयस तो लिए जा रहे हैं, कोई बनाया जाता है कोई एक किस्म के अदारे या कोई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है कि ये चीजें बेहतरी की तरफ जाएं, लोगों को इत्मीनान पैदा हो फॉरेन इन्वेस्टर को, जी जो सरमायाकारी आए। जब तक बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। जी अब ग्लोबल जो विलेज एक बना हुआ है उसमें हम सारे एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं, सही। वो सारे। दूसरी बात जो आपने बात की है नजर नहीं हो जाएंगे पैसे या अशराफिया के, आपको नजर आएगा कि जब भी PMLN की हुकूमत आई है, मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई है, जितना भी बाहर से कोई कर्जा लिया गया या कोई बाहर से पैसे आए वो विजिबल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा, चाहे वो बिजली के कारखाने हो, चाहे वो मोटरवेज हो, जो भी आपको नजर आएंगे, डैम हो या जो चीजें नजर आएंगी कि उन पैसों से, बहुत मामूली पैसों से, बहुत मामूली कर्ज से बहुत ज्यादा चीजें जो हैं यहाँ नजर आई और बेहतरी की तरफ हम चले। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी दुरुस्त है कि जहाँ हुकूमत को इदराक हो, जो हुकूमत वक्त होती है, वहाँ दूसरे जो अदारे हैं, मसलन ब्यूरोक्रेसी है जो आप बात कर रहे हैं, जी ये अफसरशाही है, जी और साथ साथ अदालतों का भी मैं जिक्र करूंगा जी कि जब अदालतें जाया कमें अगर स्टील मिल का देते हैं आप, जी तो अब अगर उस वक्त अदालत उसको मुशर्रफ के टाइम को जो भी था ना करती ना उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को, ये हमारे लिए बहुत सोच का मकाम है। जी जी आज वो 30 अरब जो एक साल का हम देते हैं एवरेज, सही है। उस साल को 12 साल हो गया या कितने हो गए जी हैं, कोई मेरा 300 अरब उसमें हम डाल चुके हैं। जी हम रिकॉर्डिक में फंसे रहे, हम बैनुल अक़वामी अदालतों में चक्कर लगाते रहे, अरबों रुपए यहाँ से जाते हैं वो कला या बाहर से लेते हैं, जी 5-7 स्टार होटल में जाके ठहरते हैं, यकीन करें मुझे पता है। जी तो ये मतलब अटॉर्नी जनरल जाते रहे, तो ये बड़ा एक लंबा सफर है जो तकलीफ का जिससे आप गुजरते रहे हैं और जी। यहाँ आज पहुंच नहीं, गए। लेकिन राना साहब मादत के साथ बात यह है कि अगर आप कानून साजी करके नहीं जाते और IMF जो इस्लाहात प्रोग्राम पेश कर रहा है उसका ताल्लुक भी कानून साजी से है, और इसी तरह छोड़ के चले जाते हैं तो ये विशेष सर्कल तो चलता रहेगा और कोई उसके असरात तो हम सामने फिर नहीं आएंगे। कोई मुअस्सर कानून साजी भी तो चाहिए ना कि हम चाइना के दौरे पर गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो काम 6 दिन में होता है आपके यहाँ 6 साल में भी नहीं हो पाता। यही सऊदी अरब, आपको इल्म है कि वो रिफाइनरी का जो मंसूबा पिछली हुकूमत के दौर में वो क्यों नहीं चल सका, कि वो चाहते थे कि जी 1 साल में आप सारे मामलात वो करें, वो साल गुजर गया कुछ भी नहीं हुआ। तो आप कुछ करके जा रहे हैं? नहीं देखिए, मैं अच्छा साहब आप बात करते हैं जो डिजूरी की है कि जी लीगल कोई सैंक्शन पीछे हो, कोई चीजें लॉ से बेहतर की जाए, जो लेजिस्लेशन हम करते हैं ये बड़ी बिग डिस्कशन है, बड़ी जबरदस्त, जिस पे होना भी चाहिए। जो लॉज हैं पाकिस्तान में बेहतरीन लॉज बने हुए हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं लॉज में, हम और लॉ बना लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन की तरफ जो हमारी सबसे वीकनेस पॉइंट है, जो आप बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी, ट्रैफिक लॉज हों, दूसरे क्रिमिनल लॉज हों, जितने भी लॉज हों, आप देखेंगे लॉज पे लॉ बना दें, जब तक आपकी कमिटमेंट नहीं होगी, आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, आप सोच में तब। अच्छा राना साहब, आपने लॉ की बात कर दी है, अब जो मामला है इलेक्शन इस्लाहात का, अयाज सादिक साहब ने तरदीद की कि किसी भी जमात पे जो पार्लियामेंट की तरफ से पाबंदी ये नहीं होनी चाहिए और ये एक सियासी इंतकाम की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून उनका नहीं बन रहा। फिर जो मुसव्विदा आया उसमें ये मेंशन थी, ये शिक भी शामिल थी। तो बुनियादी तौर पे मकसद क्या है? एक पहले से तरीका मौजूद है किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगाने का, अल्टीमेट उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने वेट करना होता है। अब अगर पार्लियामेंट भी उसको करती है तो ये अगर तफरीक आ जाती है फैसले में, पार्लियामेंट कर देती है, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, सुप्रीम कोर्ट कर देती है, पार्लियामेंट नहीं करती, आप नहीं समझते कि ये नया बहरान होगा, एक नया आइनी सियासी बहरान पैदा करेगा? ज़रूरत क्यों पेश आ रही है ऐसे कवानीन की?
देखिए, मैं समझता हूँ कि कवानीन होने चाहिए और उनको नेक नीति से उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, लेकिन हम फ्री फॉर ऑल नहीं छोड़ सकते जी। मैं पाकिस्तान में बाबा आदम ही निराला है, या मीडिया भी आज़ाद है, सोशल मीडिया भी आज़ाद है, क्रिटिक्स भी माशाल्लाह हर चीज को नेगेटिव साइड से देखते हैं। दुनिया में देखें जहां भी कोई इस किस्म के वाकयात होते हैं, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, जहां भी, तो वहां चीजें आपको दिनों में उसका जो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन है लॉज की या फैसलों की, जो फैसले हो जाते हैं उन केसेस पे दिनों में हो जाते हैं। अब फ्रांस में डिमॉन्स्ट्रेशन हुई, प्रोटेस्ट हुए, तीन हजार बंदा उन्होंने पकड़ लिया, और जो हुआ वह आपके सामने है, सारे आप मुझसे बेहतर जानते हैं। यूके में हुआ, यूएस में हुआ, तो सजाएं हो गई, स्पेशल कोर्ट्स बन गई, 24 घंटे बैठी। यहाँ तो कोई चीज ही नहीं होती, यहाँ ट्रैफिक लॉज नहीं आप इम्प्लीमेंट कर सकते। आप क्या वजह है, किधर वीकनेस है हमारी, कहाँ? और मैं समझता हूँ कि वही है हमारी सोच है। अच्छा राय साहब, हमारी सोच इस तरह की है, हमारी सारे मामलात इस तरह के हैं। राना साहब, जो 9 मई को वाकया हुआ है जी, क्या वजह है कि हम अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नजर नहीं आती? सही, कहाँ कमजोरी है? लॉज में कमजोरी है, हमारे इदारों की कमजोरी है, हुकूमत की कमजोरी है, किधर कमजोरी है? बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, IMF का पैकेज भी आ गया, कुछ मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में भी बेहतरी नज़र आ रही है। जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ हैं वो भी कुछ मुस्बत बातें करने लगी हैं पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बड़े पुरएतमाद हैं। कशकोल तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन ये सब कुछ फिल वक्ती लगता है। मौजूदा जो पाकिस्तान का सियासी समाजी माहौल है, इसमें आप समझते हैं कि इन इशारियों पे तसल्ली कर लेनी चाहिए और ये मुस्तकिल बेहतर ही होते रहेंगे, या इसके साथ साथ हमें माहौल को भी बेहतर करना होगा? फैसल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, एक तो बात बड़ी क्लैरिटी से सामने है कि पाकिस्तान को IMF से कोई राह फरार नहीं थी। मैंने बारहा ये पिछले एक साल में बहुत जैसे आप कहेंगे ना, फोर्सफुली ये बात कही है कि बिल्कुल IMF का दामन ना छोड़िए, इसलिए कि आपके जो खसारे चल रहे थे, एनर्जी का खसारा, अब मालियाती खसारा, एक्सटर्नल खसारा, और जिस तरह हम अपने रिजर्व्स को डिप्लीट कर रहे थे, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब इसमें हुआ क्या है, आप सिर्फ ये देखिए कि कल मतलब मैं थोड़ा सा ये मतलब आसानी से समझाता हूँ। कल हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, जब IMF अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जैसे ही हुआ तो उस वक्त खड़े थे 4.4 अरब डॉलर पे। आज वही रिजर्व 8.5 अरब डॉलर के करीब खड़े हुए हैं। आप ज़रा फ़र्क देखिए जो आपको दिखाई दिया है। आपको सऊदी अरेबिया और UAE भी पैसे नहीं दे रहा था जब तक कि IMF नहीं हुआ। अब IMF के होने से ऐसा नहीं, आपके जो कलीदी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएंगी। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद द नेशन। मतलब बहुत फोर्सफुली इसलिए कह रहा था कि रिजर्व्स का बिल्डअप शुरू होगा, आपकी जो डाउनवर्ड स्लाइड है वो रुकेगी, आपकी जो एक्सटर्नल साइड है उसमें एक तकवीयत मिलेगी, आप अपनी इंपोर्ट्स को खोलेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स पिकअप करना शुरू करेंगी, आपकी एक्सचेंज रेट ठीक होगा। तो जो रेमिटेंसेस का लॉस हुआ है 4 अरब डॉलर का, वो रेमिटेंसेस पाकिस्तान आई हैं, बट आई वो आउट ऑफ द मेन इंटरबैंक सिस्टम है, वो ठीक होगा। तो एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है कुछ अशारियों में दिखाई देगी। इन्फ्लेशन जो है वो नहीं नीचे आएगी, अभी भी हाइटेंड है और वो कंटिन्यू करेगी। उसकी वजह ये है कि आपकी एनर्जी की जो कीमतें हैं वो तब्दील होने जा रही हैं। मैं अगर आपको एक फिगर दूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश हुई जब मैंने IMF का नोटिफिकेशन कल पढ़ा जो उन्होंने नोटिफाई किया पाकिस्तान के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इस साल तो आपकी जो ख़त्म हुआ है, आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 29.6% है, पर अगले साल भी बढ़ी हुई रहेगी और 26% रहेगी ऑन दी एवरेज। मुझे तशवीश हुई इस बात पे। मेरा ख्याल है कि वो मॉडल कर रहे हैं एनर्जी प्राइसेस का एक खातिर खा राइज। सो लोगों के लिए इन दी इमीडिएट ये तकलीफ नहीं ठीक होगी, पर आपने जो पैसे जमा करने हैं, और जो सबसे बड़ी बात है फैसल साहब,
आपने इलेक्शन साइकिल गुजारना है। 9 महीने का पैकेज इसीलिए डिज़ाइन हुआ है कि ये हुकूमत साइन करेगी, इंटरम पूरा जी। करेगी उसको नवंबर तक, और फिर आने वाली हुकूमत बाकी जो मांदा रह जाएंगी उसमें जो एग्रीड चीज़ें हैं उनको पूरा करेंगी। ये है इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट, पर इससे कलीदी मसाइल आपके दूर नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, अगर ये इन्फ्लेशन जो है 26% पे भी आ जाती है तो ये बहुत बड़ी एक रेशो है। उसके बाद आपका बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 22% है, वो उसी तरह रहता है। बिजली की कीमतें मज़ीद हमें बढ़ानी हैं, वो बढ़ जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पे जो लेवी है वो 5 रुपये हमने बढ़ा दी, मज़ीद 5 रुपये बढ़ा देते हैं। ये सारी चीज़ें जब रहेंगी तो उसके नतीजे में रिज़र्व हम जितने भी बढ़ा दें, ना हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ना क्या बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है ऐसे माहौल में आएगी जहाँ महंगी बिजली मिल रही हो, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी कोई इतनी तसल्ली बख्श न हो और बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा चल रहा हो। तो देखिए ना, इन द शॉर्ट रन आपने अगेन जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये सारी जो बातें मैंने आपसे की हैं, कमर्शियल लोन आएगा, मल्टीलैटरल का लोन आएगा, फ्रेंडली कंट्री का लोन आएगा, आईएमएफ का लोन आएगा, इससे आपको सहारा मिल गया है। एक जिसे कहते हैं ना कि आपने एक सांस ली है, एक साई ऑफ रिलीफ ली है। इकोनॉमी की जो क्लॉग हुई नालियां थी वो थोड़ी सी खुलना शुरू हुई हैं। अब आप ये तय कीजिए कि क्या बिजली का निज़ाम इस मुल्क में जिस तरह से चल रहा है वो मुनासिब है या वो एक रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग मांगता है। जी। बात ये है इरशाद साहब कि ये काम आईएमएफ ने नहीं करना, और अगर आईएमएफ ये काम भी शुरू कर दे तो आप और मैं ये कहेंगे कि अब वो हमें ये बताएंगे कि प्लांट कौन सा लगाना है। वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि नेपरा ने टैरिफ बढ़ा दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए। ओगरा ने टैरिफ बढ़ा दिया है, आप उसको लागू कर दीजिए। आपको और मुझे मालूम है ना कि 28-30 माह से ओगरा कह रही है कि टैरिफ में तब्दीली कीजिए, पर हम गैस की कीमत में तब्दीली नहीं कर रहे, तो उससे एक नुकसान गैस की कंपनीज का बढ़ रहा है। आईएमएफ यहाँ तक ही है, आईएमएफ कह रही है कि जो टैक्सेस लगे हुए हैं उन्हीं को वेजेस पे टैक्स बढ़ाकर कुछ कलेक्शन कर लीजिए। पर ये तो मैंने और आपने तय करना है ना कि क्या रिटेल सेक्टर से मैंने टैक्स लेना है, क्या मैंने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेना है, क्या मैंने प्रॉपर्टी के कारोबार से टैक्स लेना है, क्या मैंने इनहेरिटेंस टैक्स लेना है, क्या मैंने अंडर पेमेंट अंडर इनवॉइसिंग को ठीक करना है। मैं और आप ये जानते हैं कि हम इस मुल्क को ये समझते हैं कि ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है और इसको तो मैंने और आपने ठीक करना है। अब आईएमएफ आपको जी, मेरा सवाल भी यही था कि अब अगर स्ट्रक्चरल हम रिफॉर्म भी नहीं करते, आगे इलेक्शन होते हैं, फिर एक मखलूत हुकूमत आती है 12-14 जमातों की, तो क्या उसमें ये अहलियत होगी ये सारी रिफॉर्म कर सके, या मामला ऐसे ही चलेगा और हमारा किशकोल बढ़ता चला जाएगा? इरशाद वर्ड यूज़ किया है ना जी। ये वर्ड हम जितनी बार रिपीट करें ना कि मामला सारा अहलियत का है। यहाँ पे पाकिस्तान इज अ केस वेयर कॉम्पिटेंस इज नॉट लेटिंग अस डू व्हाट वी वांट टू डू और व्हाट वी हैव द पोटेंशियल टू डू। कोई शक नहीं है कि रेकोडेक 50 साल पे 100 अरब डॉलर की चीज़ है, कोई शक नहीं है कॉपर के रिजर्व्स का, कोई शक नहीं है गोल्ड के रिजर्व्स का, कोई शक नहीं है कि 10 मिलियन अनकल्टिवेबल लैंड है, कोई शक नहीं है कि हमारी यील्ड्स कम हैं और उससे बहुत सहारा मिलेगा। पर शक इस बात पे है कि क्या स्टेट एपरेटस ये कॉम्पिटेंस, ये अहलियत, सलाहियत, ये बुर्दबारी रखता है कि वो इन मामलात को हल करे। मेरा ख्याल है कि आने वाली हुकूमत का काम एक अगर हो तो वो ये है कि हर मिनिस्ट्री में अहलियत पैदा कीजिए ताकि वो डिलीवर कर सकें इन सब चीज़ों पे जिनको मैं और आप इस वक्त उनके सामने गुजारिशात में रख रहे हैं। जी बात साहब। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि अभी इरशाद साहब ने भी निज़ाम की बात की और मेंशन भी किया कि सरमायाकारी तो माजी में भी आती रही है, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुँचते पहुँचते डाइल्यूट हो जाता है। रीसेंट एग्जांपल रूसी तेल है, इस पे बड़ी डिबेट भी हुई, लेकिन जब वो आया तो कोई आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिला है। पाकिस्तान के अंदर मसाइल ये हैं कि अभी लास्ट ईयर सैलाब आया, हमने $30 बिलियन नुकसान की बात की, हम दुनिया के पास गए और हमने कहा जी हमें फ़ंड्स दे दीजिए, हमें ग्रांट्स दे दीजिए, हमें लोन्स दे दीजिए, कुछ कमिटमेंट्स भी हुई,
लेकिन दुनिया साथ ही हमारे एक दोहरे निज़ाम की भी बात करती है। वो कहती है आप क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन आप कोयले से बिजली भी पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो तज़ादात हैं मईशत की बेहतरी में या इन्वेस्टमेंट आने में या ग्रांट्स आने में, ये कितनी बड़ी रुकावट है? सो देखिए, अब अगला साल जो है ना, उसमें जो इसमें FY24 का शुरू हुआ है, उसमें जो थोड़ी सी बेहतर चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमें कुछ लो हैंगिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। और ये जो आपने सुना होगा कि एक इन्वेस्टमेंट काउंसिल का जो क़याम हुआ है, जिसकी कोऑर्डिनेशन जो है अब एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने एक आई थिंक आगे बढ़ के दे हैव स्टेप्ड फॉरवर्ड कि हम इसको करें। इसको वो आई थिंक डिज़ाइन कर रहे हैं फैटेफ, और जो कोविड में उन्होंने कोऑर्डिनेशन की थी। इसमें 2-3 जी NCOC जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो इस वक्त लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं। एक ये है कि सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल आपके यहाँ रिफाइनरी लगाना चाहता है। आप हैरान होंगे दोनों दोस्त कि मैं टेबल पर मौजूद था 2019 में हिज रॉयल हाइनेस पाकिस्तान तशरीफ लाए, MBS की बात कर रहा हूँ, क्राउन प्रिंस की। उन्होंने कहा कि मैं रिफाइनरी लगाना चाहता हूँ। हमने कहा 10 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। आज मैं आपसे जुलाई 2023 में बात कर रहा हूँ, और मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट काउंसिल के क़याम से ये दोबारा एक चीज़ रोशन हुई है कि मिडल ईस्ट से इन्वेस्टमेंट आएगी। एक लो हैंगिंग फ्रूट इरशाद साहब और है, वो है CPEC 2। वो CPEC 2 जिससे मतलब ये है कि इंडस्ट्री वियतनाम ना जाए, इंडस्ट्री इंडिया ना जाए, इंडस्ट्री पाकिस्तान आए। जो चाइना से आउटसोर्सिंग हो रही है वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान बने ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा। CPEC 2 के जो हमारे सम्राट हैं वो तब सामने आएंगे जब इंडस्ट्री लगेगी और एक्सपोर्ट होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्तेमाल होगा। ये दोनों लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। SIFC इज़ अ गुड इनिशिएटिव। मुझे दुख हो रहा है कि ये काम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का था। मैं फिर वहीं आऊँगा कि क्या हमने सलाहियत से ये काम निभाया? मेरा ख्याल है कि हम नहीं निभा सके। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो 13.6% है। जिन ममालिक ने तरक्की की है उनका ये रेशियो 30% होता था। डॉक्टर साहब ये रिफाइनरी वाली बात जो है MBS के आने से पहले ये खबर मैंने ब्रेक की थी अपने प्रोग्राम में भी और अखबार में भी छापी थी, और उस वक्त हमें बड़ी तवक्कुआत थी कि 9 अरब डॉलर का उस वक्त बताया गया था जी वो इन्वेस्टमेंट आएगी। आप उसमें थे चूँकि, वो क्यों नहीं हो सका? क्या अब हालात तब्दील हो गए कि अब जो इन्वेस्टमेंट आएगी या कोई मंसूबा कोई लाना चाहेगा तो अब हालात साजगार हैं कि वो रिफाइनरी यहाँ लग जाएगी, या पहले की तरह वही 1 दिन 10 दिन 1 साल और उसके बाद वो कहीं और चले जाएंगे? तो मैंने SIFC को स्टडी किया और मेरी गुफ्तशनीद भी हुई है उस पर। आई थिंक कि उधर वो लोग सीरियस हैं। उन्होंने, आपको पता है कि एक डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट कर दी हैं जो इस चीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। ये BOI के आप कहें एक तरह से कोऑर्डिनेशन में होगा। BOI का ये कलीदी काम है। इरशाद भाई, सच्ची बात यह है कि हमारी जो आर्टरीज है ना, जिसमें से खून बहता है, वो क्लॉग्ड हैं सारी एडमिनिस्ट्रेटिवली, रूल्स रेगुलेशंस, और कोई ओनरशिप नहीं ले रहा। आई थिंक SIFC और प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस में, आर्मी चीफ की गाइडेंस में अगर कोई प्रोफेशनल टीम साथ ले आती है तो ये हम ये नहीं कर रहे कि हम उन आर्टरीज को खोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम उनको सरकमवेंट कर रहे हैं। आप समझते हैं ना, जैसे आर्टरी बंद हो जाए हम कहते हैं बाईपास कर दो इसको, तो ये एक बाईपासिंग मैकेनिज्म है। मुझे इसमें कभी उम्मीद इसलिए है कि मेरा ख्याल है चारा कोई नहीं है इरशाद भाई, पैसे नहीं आएंगे तो डेट मांगते मांगते अब थक गई है कौम, और डेट सस्टेनेबिलिटी का इशू क्रिएट हो गया। तो अब जो मैंने आपसे गुफ्तगू की, हमने जो सेकंड हाफ में आपस में बात की, वो नॉन डेट क्रिएटिंग बातें की हमने, FDI की बात की हमने। इसी से हमने कहा कि अगर इंडस्ट्री लगेगी तो वो एक्सपोर्ट करेगी, एक्सपोर्ट की बात की हमने। सो अगर ये पैरेलल टू डेट, तो पहले मैं कहता था कि ये 14-18 महीने के IMF कीजिए, अपना डेट उठाइए सो दैट आप मैक्रो स्टेबल हो जाए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो काम है इस पे बिल्कुल मतलब कंसंट्रेट कीजिए, और ये 2 लो हैंगिंग फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, इनमें से पैसे लीजिए ताकि थोड़ा सा जो मुल्क है ना उसमें ये पैदा हो कि दुनिया में एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। देखें इससे क्या मतलब है, आप एक ट्रांजैक्शन करेंगे ना तो दुनिया कहेगी ओके, इट इज़ नॉट ओनली डेट दैट दे आर एक्यूमुलेटिंग बट
उधर रिफाइनरी लगी है। जैसे मैं कहता हूं कि वो देखिए इंडिया में एप्पल चला गया, इसी तरह मैं कहूंगा कि सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी लगाई पाकिस्तान में। मैं जब ब्लूमबर्ग से बात करूंगा तो मैं ये कह सकूंगा, जब मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रेजेंट करूंगा तो मैं ये कह सकूंगा। आई थिंक इसकी अशद ज़रूरत है अब। जी जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पंजाब के एसातिज़ा हड़ताल पर हैं, लेकिन जो पंजाब की निगरान हुकूमत है वो कहाँ है? 4 रोज़ हो गए और इन एसातिज़ा की डिमांड्स, और बल्कि सरकारी मुलाजमीन, एसातिज़ा तो नहीं, ओवरऑल पुलिस वाले भी, बाकी भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। जो निगरान हुकूमत है वो इनको क्यों नहीं कायल कर पा रही? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। इरशाद साहब, कराची में एसातिज़ा और पंजाब में सरकारी मुलाजमीन ये हड़ताल पर हैं, और ज़ाहिर है जब सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल है तो फिर हुकूमती मशीनरी क्या चल रही होगी, लोगों के काम क्या हल हो रहे होंगे। पंजाब वालों का मुतालबा ये है कि जो तनख्वाहें 30% बढ़ाई गई हैं, ये जो रनिंग बेसिक है उस पर नहीं बल्कि जो इनिशियल बेसिक थी उस पर बढ़ाई गई हैं, और वो तनासुब बड़ा कम बनता है। आप समझते हैं ये इन हालात में ये मुतालबा जायज़ है? और ये इतना टाइम हो गया, ये इनके मुतालबात सुने क्यों नहीं जा रहे? अब सब 2 ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि पहले इजाफे की बात कर लें। वफाकी हुकूमत ने और बाकी सूबों ने ग्रेड 1 से 16 तक 35% इजाफ़ा किया और 17 से 22 तक 30% किया। पंजाब हुकूमत ने ये इजाफ़ा 30% किया, यानी जो 1 से 16 तक जो गरीब तबका है या लोअर मिडिल क्लास का, उनका 5% जो इजाफ़ा बाकी सूबों में था उससे 5% कम इजाफ़ा किया। एक तो ज़्यादती ये हुई। दूसरा ये हुआ कि जो मौजूदा बेसिक होती है, आज एक अफसर की ग्रेड 16 या ग्रेड 18 या 15 या जिस पे भी है, जो उसकी बेसिक बन रही है उस पे इजाफ़ा लागू होता है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये किया कि नहीं जी, वो जो जिस दिन उस शख्स ने स्टार्ट लिया था उस वक्त जो बेसिक थी, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उस पे हम इजाफ़ा देंगे। वो इतने अरसे में जितनी उसकी तरक्कियां लग चुकी हैं, जो बेसिक में इजाफ़ा हो चुका है वो अप्लाई नहीं होगा। उसके 2 नुकसान हैं, एक तो इजाफ़ा कम होगा, लेकिन दूसरा ये होगा कि जो 25 साल पहले जिसने मुलाजमत का आगाज़ किया है और जिसने 2 साल पहले किया है, उसका बराबर इजाफ़ा हो जाएगा। यानी वो फ़ायदे में रहेगा जिसने बाद में, और जो सीनियर है उसको नुकसान होगा उसका। ये एक है, दूसरा पहलू है। और तीसरी चीज़ जो है वो है पेंशनर के साथ ज़्यादती। पेंशनर जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्तहक हैं हमारे, क्योंकि अखराजात इतने बढ़ गए हैं, और ख़ास तौर पर जो सेहत के मसाइल पेंशनर्स के होते हैं, वैसे भी रोज़मर्रा अखराजात हैं वो बढ़ चुके हैं। महंगाई है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इस उम्र में सेहत के मसाइल भी होते हैं। 17% इजाफ़ा हुआ वफाक में और बाकी सूबों में, लेकिन पंजाब में सिर्फ 5%। आप अंदाज़ा कर लें कि 5% इजाफ़े की क्या अहमियत रह जाती है और कितना इजाफ़ा वो हो पाएगा। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हुई हैं। अच्छा, ये तो हो गई, ठीक है जी। पहली तो बात यह है कि निगरान हुकूमत को आज ख़ुद कोई पॉलिसी बनाने की बजाय जो वफाक के और बाकी सूबों की पॉलिसी है उस पर अमल करना चाहिए। ये तरीक़ाकार भी यही है। दूसरा ये है, यानी एक पॉलिसी चेंज कर दी उन्होंने, जो वफाकी हुकूमत की 3 सूबों की पॉलिसी थी। और दूसरा ये है कि जब वो बार बार मुतालबा करते रहे, अर्ज़दाश्तें भेजते रहे, किसी ने नहीं सुनी, वो हड़ताल पर आमादा हो गए। और वो हड़ताल कर रहे हैं और बाहर निकले हुए हैं, सड़कों पर है 4 दिन से, और उनकी कोई बात सुनने वाले नहीं है। कोई वज़ीर आला किनार कोई वज़ीर जो है वो उनको तशफ़ी के 4 लफ्ज़ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये सरकारी मुलाजमीन के साथ इस तरह बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, ये मामले की निशानदेही जवाब नज़र नहीं आ रहा। तवक्को यही है कि अरबाब इख्तियार सुनेंगे। कराची वाला मामला, कराची वाले पे ज़रा आ जाएं। क्या आदत बना ली है शहर के लोगों ने एहतजाज करना, असातिज़ा ने, या उनके मुतालबात, उनके ग्रीवेंसेस भी बड़े जेन्युइन हैं
और उन पे सिंध हुकूमत क्यों कान नहीं धर रही, वो तो वज़ीर आला हाउस तक जाना ये चाहते हैं, हमारे बल्कि कोशिश भी की हुक्मरानों ने हमारी ब्यूरोक्रेसी ने आदत बना ली है कि जब तक लोग सड़कों पर न निकलें, सड़कें बंद न करें, खल्क़े खुदा को तकलीफ़ ना हो, उस वक्त तक ये किसी की बात सुनते नहीं हैं। तो ये है असल नटशेल। जी, टाइम इरशाद साहब ख़त्म हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया है। क़ता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।